जय श्री राम, जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आपका कल्याण करें। आज चर्चा का विषय रहेगा जिन जातकों की कुंडली में विवाह संबंधित समस्याएं आ रही हैं, क्या वो सभी मंगली हैं? कौन से कारण ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से उनके विवाह में देरी हो रही है, या रिश्ते आते हैं वो टूट जाते हैं, या एक से दो विवाह हो जाते हैं, या एक भी नहीं हो पाता? क्या मंगल ही कारण है इसका? इस सब पे चर्चा हम करेंगे। ये वीडियो खासकर उन जातकाओं के लिए है जिनकी शादी अभी तक नहीं हो पाई, या शादी में रुकावटें आती हैं, रिश्ते आते हैं लेकिन कोई रिश्ता टिकता नहीं है, या एक शादी हो चुकी है और दूसरी शादी करने की वो सोच रही है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर विवाह का सुख व्यक्ति को होता है, अगर विवाह का सुख होता है तो उस व्यक्ति का कौन सा भाव प्रबल होना चाहिए, कौन सा ग्रह प्रबल होना चाहिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक माने जाते हैं, पति के कारक माने जाते हैं, संतान के कारक माने जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत है तो विवाह जल्द संपन्न हो जाता है। कुछ जातकाओं का विवाह तो 21-22 साल के अंदर ही संपन्न हो जाता है। दूसरा कारण बनते हैं दैत्यों के गुरु शुक्र। ये भी बली होने चाहिए, क्योंकि ये वैवाहिक में यौन संबंधों का कार्य करते हैं। विवाह देवगुरु बृहस्पति कराते हैं, लेकिन विवाह के बाद विवाह का दाम्पत्य जीवन का सुख शुक्र से देखा जाता है। अगर दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं है तो कहीं ना कहीं शुक्र आपका निर्मल हो सकता है। विवाह तो कराया देवगुरु बृहस्पति ने, फेरों तक का काम उनका था, लेकिन संबंध को आगे बढ़ाने के लिए दैत्यों के गुरु शुक्र का कार्य होता है। इसलिए शुक्र को भी बली होना चाहिए, उनको निर्बल होना, कुंडली में कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो पहला, देवगुरु बृहस्पति कुंडली में बलशाली होने चाहिए। दूसरा, दैत्यों को गुरु शुक्राचार्य भी कुंडली में बली होने चाहिए। और तीसरा, जो सब लोग जानते हैं मंगल के बारे में, कि मंगल प्रथम भाव में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाए, या 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो जातक मंगली कहलाता है। अगर जातिका मंगली है और मंगली की शादी मंगली से ही की जाती है तब भी परेशानी आती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सप्तमेश यानी सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि अवश्य है। यहां पर मैंने सप्तम भाव में शनि, मंगल, राहु को विराजमान किया है। अगर शनि बैठ जाएं, मंगल बैठ जाएं, राहु विराजमान हो जाएं, तो कहीं ना कहीं मंगली होने के बावजूद भी उतनी समस्याएं नहीं आएंगी आपको जितनी ये समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। अगर बुध भी खराब हो, यहां पर मैंने सप्तमेश को रखा, यानी सप्तमेश अगर बुध छठे भाव में गया हो
बुध यहाँ पर 8वें भाव में विराजमान हो गया हो, बुध यहाँ 12वें भाव में विराजमान हो गया हो आपका, तो ऐसे में जातक को वैवाहिक सुख की कमी कराता है। सप्तमेश पर यानी आपके बुध पर किसी क्रूर प्लैनेट की दृष्टि हो, यानी शनि की भी हो सकती है, मंगल की भी हो सकती है और राहु की दृष्टि हो सकती है। अगर ऐसी भी स्थिति बनी है तब भी आपका सप्तमेश निर्मल हो जाता है। तो वहां पर मंगली का होना इतना कष्टकारी नहीं होता जहां पर यह स्थिति आपको कष्ट दे सकती है। इसीलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके ही हम सोच लेते हैं कि मंगली है व्यक्ति, समस्याएं आएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ये सोच लेते हैं जातक मंगली के कारण ही परेशान है, तब ये गलत बात है। अगर बृहस्पति, शुक्र, मंगल साथ में सप्तम भाव का स्वामी, सप्तमेश जो मैंने कहा, सप्तम भाव पीड़ित है कि नहीं पीड़ित है, तो सुख भाव, चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित है कि नहीं पीड़ित है, ये बहुत कुछ देखने के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। ये समस्याएं कई तरीके से आ सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताई। ये जरूरी नहीं है कि जातक मंगली होगा तभी ये समस्याएं उत्पन्न होंगी। अगर आपका बृहस्पति, शुक्र, मंगल ये भी पीड़ित होगा, साथ में सप्तमेश भी पीड़ित होगा, तो 100% आपको दाम्पत्य सुख में कमी करेगा ही करेगा, निश्चित तौर पर। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके ये भली भांति जान सकते हैं कि आपको दाम्पत्य सुख में सुख मिलेगा या दुख का सामना करना पड़ेगा। यह आपकी जन्म कुंडली सटीकता से बता सकती है कि विवाह उपरांत क्या होने वाला है या विवाह में विलंब क्यों हो रहा है। जन्म कुंडली के माध्यम से हम इन समस्याओं से निजात अवश्य पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।